गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपकी ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। ये क्लास हमारी स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए कंडक्ट की जा रही है और हमारा फॉर्मेट है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं, उस फॉर्मेट में करंट अफेयर को डिस्कस करना। राइट, तो चलिए हमारी क्लास आज की हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इट इज अबाउट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड एट। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, दो तरह के कोर्ट होते हैं। एक होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ बात की गई है आईसीसी, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की। तो इट इज लोकेटेड इन दी सिटी ऑफ हैग, नीदरलैंड। नीदरलैंड के अंदर ये इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। राइट, नेक्स्ट इज कि आईसीसी है क्या? सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रोम स्टैट्यूट ऑफ 1998। 1998 का एक रोम संविधि था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें 120 देश एक रिजोल्यूशन लेकर आए थे दैट वी हैव टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट विच विल बी परमानेंट। ये क्या स्थायी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, जिसकी सीट कहाँ है? नीदरलैंड के हैग में। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो हम देखते हैं कि कई बार युद्ध होते हैं या नरसंहार होते हैं, इस प्रकार के अपराधों को डील करना। कोई व्यक्ति है, किसी ने बड़ा अपराध किया है, मान लीजिए कोई कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। राइट, क्या होगा? मान लीजिए एक इसका नागरिक है एक्स, ये क्या करता है कि ए और बी दोनों इस रोम स्टैट्यूट के सिग्नेटरी, मतलब दोनों देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया हुआ है। अगर ए नाम इस ए कंट्री का व्यक्ति एक्स बी कंट्री में जाकर जो भी रोम स्टैट्यूट का एक मेंबर है यहाँ अपराध करता है, तो उस व्यक्ति पर मुकदमा कौन चलाएगा? मुकदमा कहाँ चल सकता है? आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। सेम केस होगा कंट्री बी के साथ। बट मान लीजिए इनमें से कोई एक देश जो रोम स्टैट्यूट, रोम संविधि का सिग्नेटरी स्टेट नहीं है, मतलब उसका हस्ताक्षर करता देश नहीं है, तो भी उस केस में क्या होगा? यदि दोनों देशों में से सिर्फ एक देश जहां पे अपराध हुआ है और जिस देश के नागरिक ने अपराध किया है, तो भी आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकता है। राइट, सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1998 ऑन 17 जुलाई। तो क्या है, 17 जुलाई को इसकी स्थापना हुई है। और कल क्या डेट थी? 17 ऑफ जुलाई। इसीलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। 17 जुलाई को एक डेट, एक दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। ये कब मनाते हैं हम? इट इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन दी 17th ऑफ जुलाई। अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाते हैं? वी सेलिब्रेट इट ऑन 17th ऑफ जुलाई। ऐसा क्यों? बिकॉज इन द ईयर 1998 रोम स्टैट्यूट वाज अडॉप्टेड बाय दी 120 स्टेट्स। देखिए, वैश्विक परिकल्पना में ग्लोबली देशों को क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। राइट, तो 120 जो राज्य हैं उन्होंने इसको साइन किया था। और ये कब फोर्स में आया? मींस ये कब एक्टिव हुआ? इन द ईयर 2002 ऑन जुलाई 1, 1 जुलाई 2002 को ये फंक्शन करना स्टार्ट करता है। क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। राइट, नेक्स्ट इज इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट, जांच करना, उन पर अभियोग चलाना, एंड ट्राई इंडिविजुअल अक्यूज्ड ऑफ जीनोसाइड, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नरसंहार किया हो, वॉर क्राइम्स किए हो, मतलब युद्ध के दौरान युद्ध वाले अपराध किए हो, साथ ही क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वो भी इसके तहत इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट हो सकता है। एज वेल एज दी क्राइम ऑफ अग्रेशन, किसी ने अगर आक्रामकता दिखाने वाला कोई अपराध किया हो, तो वो पर्सन भी इसमें इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड के हैग में। फंडिंग क्या होती है? जो फंडिंग होती है बेसिकली इसमें क्या होता है, जो मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, सदस्य देश हैं, एक तो उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन आता है, साथ ही क्या आता है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, उनसे आता है। व्यक्तिगत जो कोई व्यक्ति करना चाहे इंडिविजुअली वो कर सकता है, साथ ही साथ जो प्राइवेट एंटिटीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो कर सकती हैं। यहाँ तक आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। एक छोटा सा डिस्कशन है, हम कर लेते हैं आईसीसी और आईसीजे में डिफरेंस। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द आईसीसी एज वेल एज द इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय।
राइट। इसे कहा जाता है ICJ। देखिए दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, हैग में। ये तो हुई समानता, राइट। ये समानता क्या, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, नीदरलैंड के हैग शहर में। इसकी स्थापना होती है इन द ईयर 2002। इसकी होती है यूएन की एक स्पेशलाइज्ड संस्था है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड आर्म ऑफ यूएन, सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1945। 1945 में यूएन की एक विशेष संस्था के तौर पर इसकी स्थापना होती है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसमें 3 देश जो हैं वो बड़े इसके सिग्नेटरी स्टेट नहीं है, इन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया है। इनमें से क्या है, भारत भी है। तो इंडिया किसका हिस्सा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा नहीं है, बट यहाँ इंडिया इसका क्या है, फाउंडिंग मेंबर है। इसका संस्थापक सदस्य क्या है, इंडिया। किसका, ICJ का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैग में। याद रखिएगा। ICC क्या करता है, वॉर क्राइम्स, युद्ध अपराध और जो जीनोसाइड्स होते हैं, मतलब नरसंहार, इस तरह के जो केसेस होते हैं, मामले होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेट करना इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। while the objective of ICJ is to deal with the cases between 2 or more than 2 member states। जो इसके सदस्य देश हैं, उन देशों में किसी प्रकार का विवाद होता है, उसको डील कौन करेगा, इट विल बी डील्ड बाय दी ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक और फैक्ट याद करिएगा आप, यूएन की जो कुल 6 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उन सब में से 5 का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में, राइट। न्यूयॉर्क में किसका है, 5 संस्थाओं का। जो छठी संस्था है ICJ, इसका हेडक्वार्टर, एकमात्र संस्था ऐसी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क से बाहर, इन दी सिटी ऑफ हेग ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड के हेग में ICJ का। बाकी जो यूएन की 5 संस्थाएं हैं, इसमें क्या आती है, यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सब कहाँ है, इन सब का हेडक्वार्टर हमारे न्यूयॉर्क सिटी में। ये आप याद रखिएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज अबाउट रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपीय संसद जो है, ये क्या है कि जो यूरोपीय देश है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ है, उनकी एक पार्लियामेंट है जिसे कहते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट। हाल ही में इसके राष्ट्रपति, इसके अध्यक्ष के पद पर, माफ कीजिएगा राष्ट्रपति नहीं, इसके अध्यक्ष के पद पर किसी को चुना गया है। अब आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपको आइडेंटिफाई करना इनमें से कौन है, राइट। तो देखिए ये जो है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये करंट में थी बट अब नहीं है, मतलब ये शी इज दी अर्स्टवाइल प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, ये नहीं है। आइरीन मोंटेरो है, ये एक्चुअली ओपोनेंट थी इनके, इन्होंने जो करंट प्रेसिडेंट बने हैं उनके खिलाफ इलेक्शन जो है फाइट किया था। किसने, आइरीन मोंटेरो, ये ऑप्शन भी हटता है। मार्टिन शुल जो है ये पहले रह चुकी हैं इससे पहले। लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा, दैट इज रोबर्टा मेट्सोला, ये करंट में चुनी गई है एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो माल्टा एक देश है, वहां की रहने वाली हैं रोबर्टा मेट्सोला। शी इज द ओनली सेकंड पॉलिटिशियन टू बी री इलेक्टेड एज एट द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट आफ्टर जर्मनीज मार्टिन शुल। हमने पढ़ा है कि जर्मनी की मार्टिन शुल जो है, हो सकता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो, तो मार्टिन शुल जो है पहले ही एकमात्र महिला थी जर्मनी की जिनका 2 बार इलेक्शन हुआ था इस पोस्ट पर, और सेकंड टाइम हो रहा है रोबर्टा मेट्सोला का। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको नाम पता होना चाहिए, दैट रोबर्टा मेट्सोला हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। अब क्या होता है देखिए, आपने एक टर्म सुनी होगी, यू हैव गॉन थ्रू द टर्म यूरोपियन यूनियन, राइट। यूरोपीय संघ क्या है, बेसिकली यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ यूरोपियन यूनियन, इट इज अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज, 27 देशों का एक ग्रुप है यूरोप के, जिसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन। अब क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन में जितने मेंबर स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक बनाई है यूरोपियन पार्लियामेंट। इसमें क्या किया है कि हर देश ने, देखिए पार्लियामेंट का बेसिक फंक्शन क्या होता है, कानून बनाना, क्या, टू फ्रेम लॉज एंड एक्ट्स, और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट होते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो समझौते हैं, उसको रेटिफाई करना, उसको पारित करना। थर्ड होता है बजट एलोकेशन का। तो सेम काम जो है यूरोपियन पार्लियामेंट किसके लिए करती है, फॉर द एंटायर यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संघ के बजट एलोकेशन में कितना बजट दिया जाएगा, वहां क्या नियम, क्या कानून बनेंगे उसके ऊपर, और जो अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं
उनको वहां से पारित करने का काम किसका है? यूरोपियन पार्लियामेंट का। तो होता क्या है कि इसमें सभी देश पार्टिसिपेट करते हैं, 27 के 27 देश। और कुछ देशों में वोटिंग अधिकार जो है 16 साल की उम्र से मिला हुआ है, कुछ में 17 साल की एज से, कुछ में 18 साल की एज से। भारत में कितना है? इट इज 18 ईयर्स ऑफ एज। हमारे यहाँ है कि वयस्क मताधिकार का अधिकार किस व्यक्ति को मिलेगा? जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। बट यूरोपियन यूनियन के अंदर कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर 16 साल, 17 साल और 18 साल इस एज ग्रुप के व्यक्तियों को भी वोट डालने का अधिकार होता है। जिस प्रकार भारत में संसद है, सेम यूरोप के लिए, एंटायर यूरोपियन यूनियन के लिए कौन सी है? यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है इसमें कुल कितने मेंबर हैं? देयर आर 720 मेंबर्स, 720 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, जिन्हें कहते हैं एमईपीस कहा जाता है, राइट। इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मेन काम क्या होता है? यूरोपियन यूनियन का बजट पारित करना, टू पास द ईयू बजट, टू वोट ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं उस पर वोटिंग करना, एज वेल एज द एनलार्जमेंट ऑफ द ब्लॉक। ये जो संस्था है यूरोपीय संघ, इसका विस्तार कैसे करना हो, कौन कौन से देश इसमें आएंगे, इसका निर्णय कौन करेगा? इट विल बी डील्ड बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट, राइट। तो नेक्स्ट इज, इसमें होता क्या है? हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। अब संसद है, संसद में हर साल 5 साल में इलेक्शन होते हैं। और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका टर्म कितना होता है? 2.5 ईयर। 2.5 साल का टर्म किसका होता है? इसके प्रेसिडेंट का। ये याद रखिएगा आप। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यूरोपियन पार्लियामेंट है जिसमें कुल कितने, यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन यूनियन है उसमें कितने देश है? 27 मेंबर कंट्रीज हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट है, क्या काम है इसका? जो काम भारतीय इंडियन पार्लियामेंट का सेम काम किसका है? यूरोपियन पार्लियामेंट का। 3 काम है, बजट पास करना, कानून बनाना और अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करना। साथ ही इसकी जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में, वो कहाँ की है? माल्टा देश की, रॉबर्टा, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। एक ये वैक्सीन की बात की जा रही है यहाँ पे, विच इज नॉन एज R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन। इसका नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन जो है हाल ही में किस बीमारी के इलाज के लिए चर्चा में रही है? देखिए हुआ क्या है कि एक बीमारी को लेकर के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो SII है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके फाउंडर कौन है? अदार पूनावाला। ये आपने काफी सुना होगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड-19 के समय जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा बल्क में वैक्सीन डेवलपमेंट किया गया था। और ध्यान रखिएगा, जो वॉल्यूम है ना, कितने नंबर ऑफ वैक्सीन हम डेवलप कर रहे हैं नंबर के हिसाब से, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राइट। क्या है कि इनके द्वारा एक खेप भेजी गई थी अफ्रीकी देश में, तो उसके लिए, और एक देश और है जिसके द्वारा की R21 मैट्रिक्स एम का एक नया वेरिएंट डेवलप किया गया है जो काफी इफेक्टिव है। इसकी इफेक्टिवनेस यानी इसकी प्रभावशीलता अधिक है। आपको पता लगाना है कौन सा इसमें डिजीज है। तो देखिए हमने टीबी के बारे में कुछ दिन पहले पढ़ा था, इसकी सिर्फ 3 डोज हैं, राइट। ये आपको पता होनी चाहिए, रिफेम्पिसिन, बेडाक्विलिन, आइसोनियाजेड, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होता है। पोलियो का हमने देखा, ऐसी कोई न्यूज हमने नहीं पढ़ी, राइट। एड्स है, ये तो देखिए इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। आंसर ऑप्शन क्या बचता है? दैट इज मलेरिया, सी ऑप्शन, राइट। हुआ क्या है कि एक कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में, कोट डी आइवर, इस देश के द्वारा क्या किया गया है कि R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन का जो है ना, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मतलब इनके लोगों को दिया जा रहा है वैक्सीन। ये किसके द्वारा? कोट डी आइवर। तो हमारे लिए ये देश महत्वपूर्ण है। हमारे लिए कौन क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? R21 मैट्रिक्स एम, ये वैक्सीन किसने डेवलप की है? इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये डेवलप की गई है। ये काफी लो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट काफी कम है, और हाई एफिशिएंसी, इसकी जो दक्षता है वो थोड़ी ज्यादा है। देखिए सेकंड वैक्सीन है, इट इज द सेकंड वैक्सीन ऑफ मलेरिया, राइट। इससे पहले भी कोई ना कोई वैक्सीन होगी, यस, उसके पहले भी वैक्सीन थी, उसके बारे में नाम आएगा आगे। तो वो वैक्सीन का नाम क्या है? RTS मलेरिया वैक्सीन, ठीक है। क्या हुआ था कि जुलाई 2022 में एक वैक्सीन है RTS मलेरिया वैक्सीन, ये डेवलप की गई थी, एक ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है GSK लिमिटेड, ठीक है। उनके द्वारा डेवलप की गई कौन सी? RTS मलेरिया वैक्सीन। लेकिन इसकी एफिशिएंसी, इसकी जो डिजीज कंट्रोल करने की एफिशिएंसी, दक्षता है, वो बहुत कम है, ऐसा पाया गया है। तो इसलिए क्या हुआ कि अफ्रीकी देश या ऐसे देश जहां पर मलेरिया के इंसिडेंट ज्यादा मिलते हैं, तो उन देशों में क्या हो रहा है, इस वैक्सीन का R21 मैट्रिक्स वैक्सीन का एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, राइट।
और बड़ी मात्रा में भी हमने अफ्रीकी देशों को, ये 6 से 7 देशों को हमने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मई 2024 में एक्सपोर्ट किया गया पहला बैच, राइट। ये क्लियर आपको? So it has demonstrated the high efficiency as well as the high safety profile in the vaccine of malaria, that is R21 matrix M, right। और ऐसे क्षेत्र जहां पे मलेरिया के केसेस ज्यादा पाए जाते हैं उस जगह इसका यूज किया जाएगा। अब क्या देखो कि हमने पढ़ा था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये क्या है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड, कि विश्व में जो भी वैक्सीन बनती है, टीके बनते हैं, उनका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इन्होंने क्या किया कि अपना पहला सेट भेजा है, पहला शिपमेंट भेजा है अफ्रीका को मई 2024 में, लगभग 7 से 8 देश उनको भेजा है, राइट। एक फैक्ट और याद रखिएगा कि कैमरून एक देश है, इस कैमरून देश के द्वारा क्या किया गया है कि विश्व का पहला रूटीन वैक्सीन प्रोग्राम चलाया गया अगेंस्ट दी मलेरिया। मलेरिया के खिलाफ विश्व में पहला एक रूटीन वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जाना जिसने चलाया है देश ने, वो कौन सा है? इट इज कैमरून। ये कब शुरू हुआ है? इट हैज बीन लॉन्च्ड इन दी मंथ ऑफ जनवरी 2024। हमारे लिए क्या काम की बात है? 2 बातें काम की। मलेरिया की 2 वैक्सीन कौन सी हैं? 2 हमने पढ़ ली हैं, RTS और R21 मैट्रिक्स M, ठीक है। साथ ही साथ कि सबसे बड़ी कंपनी कौन सी वैक्सीन की? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और कौन सा देश है जिसने हाल ही में रूटीन मलेरिया प्रोग्राम रन किया है, रूटीन मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम? तो वो है कैमरून शहर, राइट। चलिए हम बात करते हैं कि हमारा एक एक्स प्लेटफॉर्म है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है एक्स, विच वाज अर्लियर नोन एज ट्विटर। इसका नाम क्या था पहले? ट्विटर, बट इसका नाम क्या हो गया अब? एक्स। एक्स प्लेटफॉर्म पर विश्व में सबसे ज्यादा फॉलोवर किस पॉलिटिकल लीडर के हैं, किस वैश्विक नेता के सबसे अधिक फॉलोवर हैं प्लेटफॉर्म एक्स पर? तो 4 नाम आपके सामने है, आपको बताना राइट आंसर क्या है। रिसेंटली बहुत न्यूज में था ये, बिकॉज इट वाज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया एज वेल, कि भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज द लार्जेस्ट फॉलोवर ग्लोबली ऑन द प्लेटफॉर्म एक्स, फॉर्मरली नोन एज ट्विटर। देखिए ट्विटर जो है ना, इसकी शुरुआत हुई थी इन द ईयर 2006 में, 2006 में शुरुआत हुई थी, और उसके बाद से हमने देखा कि इसका नाम बदल क्या कर दिया गया ट्विटर का? एक्स, राइट। इसके अभी ऑनर कौन है? इलॉन मस्क। तो ये कुछ नाम दिए गए हैं अभी कि जिनके सर्वाधिक फॉलोवर्स हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने हैं? 100 मिलियन, राइट, मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ से अधिक जो फॉलोवर किसके हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। ये जो फिगर दिया गया बाद में आपको 131 बराक ओबामा के फॉलोवर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के 87 हैं, जो बाइडन के 38 हैं, अमित शाह जी के 35 हैं, नरेंद्र मोदी जी के 100 मिलियन है। देखिए ये वो फिगर है जिसके अंदर क्या है, जो करंट ग्लोबल लीडर किसी सीट पर बैठे हों। मतलब इसमें 2 नाम आपको दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप का, एक दिख रहा होगा बराक ओबामा का, कि बराक ओबामा के मतलब इतने फॉलोवर हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो इनका नाम क्यों मेंशन नहीं किया? बिकॉज ये करंट जो सिटिंग जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनकी बात की जा रही है। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप अभी अपने उस संवैधानिक पद पर आसीन नहीं है, इसलिए इनका नाम इसमें नहीं आया है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुश्रुत जयंती कब मनाते हैं प्रतिवर्ष? सुश्रुत जयंती सेलिब्रेटेड ईच ईयर और एवरी ईयर ऑन विच डेट? सुश्रुत जयंती प्रत्येक वर्ष किस दिवस को मनाई जाती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, हर दिन कुछ न कुछ मनाया जाता है। ये ऑप्शन ऐसे हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज 11 जुलाई हमने क्या क्या पढ़ा था? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस पढ़ा था हमने कब? 11 जुलाई को होता है। इसमें क्या होता, इसमें की थीम क्या थी इस बार की? और ये मना कब से रहे? 1989 से मना रहे हैं, राइट। इसकी थीम क्या थी? काउंट एवरीवन लीव नो वन बिहाइंड, कि सभी को गिनो किसी को पीछे मत छोड़ो, ये इसका थीम था इस साल का। अब 20 जुलाई आ रहा है, आने वाला उस दिन भी एक डे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 17 जुलाई, नॉन एज, और माफ कीजिएगा, इसका आंसर है 15 जुलाई। क्या हुआ था कि इस दिन एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, उसकी हम आगे बात करते हैं। क्या हुआ था? द डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के द्वारा जो डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र है, इनके द्वारा ये क्या हुआ था? सेकंड नेशनल सेमिनार हुआ था अबाउट सुश्रुतम शल्य संगोष्ठी। एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ था, सुश्रुतम शल्य संगोष्ठी, जिसका मतलब है कि सर्जरी के संबंध में एक ये
जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के द्वारा, न्यू दिल्ली में। तो हमारे लिए क्या बात काम की है, एक तो सुश्रुत जी के बारे में बात की जा रही है, सुश्रुत कौन थे उनका पढ़ेंगे हम इसमें, साथ ही 4 डेट दी गई हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए हमने क्या पढ़ा था, 17 जुलाई को क्या बना था, 17 जुलाई 1998, इस दिन क्या पास हुआ था, रोम स्टेच्यूट, रोम संविधि, हमने भी पढ़ा है अभी, रोम स्टेच्यूट, इसका जिससे क्या किसकी स्थापना हुई है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, राइट। इसलिए 17 जुलाई क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं। अब बस्ती 20 जुलाई जो आने वाली है, इस दिन क्या होता है, इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, या ध्यान रखिएगा। तो हम बात करते हैं कि सुश्रुत जयंती जो है हर साल सेलिब्रेट करते हैं ऑन द डे ऑफ 15 जुलाई टू ऑनर द लेजेंडरी सुश्रुत कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सर्जरी। शल्य चिकित्सा के जनक किसे माना जाता है, सुश्रुत को माना जाता है। ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने की शल्य चिकित्सा के बारे में अथाह ज्ञान लेकर के अपनी पुस्तक निकाली थी, सुश्रुत संहिता। और इन्होंने ऑफ्थेल्मोलॉजी यानी जो कैटरेक्ट होता है मोतियाबिंद, उसका भी इलाज किया था, और प्लास्टिक सर्जरी होती है वो उस पर भी इन्होंने अपनी एक रिसर्च की है, राइट। थोड़ा पढ़ लेते हैं सुश्रुत के बारे में, सुश्रुत कौन थे, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। तो सुश्रुत वाज द एंशिएंट इंडियन सर्जन अराउंड 17th सेंचुरी बीसी, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग ये भारत के पहले सर्जन थे। इन्होंने पुस्तक लिखी है सुश्रुत संहिता, ठीक है, इस किताब का नाम आप जरूर याद रखिएगा। इट डील्स अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव मेडिसिन एज वेल एज सर्जरी, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है, व्यापक जानकारी इस किताब के अंदर मिलती है। इसका नाम क्या है, सुश्रुत संहिता। ही इज नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, राइनोप्लास्टी कहते हैं इसको, प्लास्टिक सर्जरी को, इसके ही फादर माने कंसिडर किए जाते हैं। राइनोप्लास्टी एज वेल एज दी ऑप्थेल्मोलॉजी, मतलब कि आंखों का जो मोतियाबिंद बीमारी होती है कैटरेक्ट, उसका भी ट्रीटमेंट इन्होंने किया है। साथ ही साथ इन्होंने एज ए एनेस्थीसिया के रूप में क्या प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, एनेस्थीसिया के रूप में उनका भी इन्होंने डिटेल में अपना डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं सुश्रुत संहिता के बारे में। सुश्रुत संहिता इज द रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट ट्रायोलॉजी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, आयुर्वेदिक मेडिसिन। जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है उसमें 3 महान किताबें लिखी गई हैं, जिसका नाम क्या है, चरक संहिता, 3 पुस्तकें, एक है सुश्रुत संहिता और तीसरी है अष्टांग हृदय। यह आप ध्यान रखिएगा, महान त्रयी कहते हैं इनको, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। ये किताब, ये पुस्तक लिखी गई किसके बारे में, अबाउट दी आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में 3 किताबें लिखी गई हैं। जिसमें से क्या है, चरक संहिता और अष्टांग संहिता, इनका संबंध मुख्य रूप से किससे है, मेडिसिन नॉलेज से, कि जो औषधि होती है, औषधि ज्ञान से संबंध किसका है, चरक संहिता और अष्टांग संहिता का। साथ ही साथ जो सुश्रुत संहिता है इसका संबंध मेनली किससे, इट डील्स मेनली विद दी सर्जिकल नॉलेज, जो शल्य चिकित्सा है, शल्य ज्ञान है, उससे संबंध किसका है, सुश्रुत संहिता का, राइट। अब जो सुश्रुत संहिता है ना, ये 5 सेक्शंस में डिवाइड की जाती है। इट हैज बीन डिवाइडेड इन दी 5 मेजर सेक्शंस, कुछ अलग अलग सेक्शंस है। जैसे पहला है सूत्र स्थान, सूत्र स्थान का मतलब क्या है, इसमें किस बात का उल्लेख किया गया है, द प्राइमरी प्रिंसिपल्स डीलिंग विद द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल साइंसेज एज वेल एज फार्माकोलॉजी। जो चिकित्सा और औषधि चिकित्सा है उसका संबंध, उसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, सूत्र स्थान के बारे में। आपको क्या याद रखना है, 3 पुस्तकों के नाम दिए गए, एक ये पता होना चाहिए। सुश्रुत दिवस कब मनाते हैं, हम मनाते हैं 15 जुलाई को, ये पता होना चाहिए। जो सुश्रुत संहिता है उसमें 5 भाग हैं। पहला भाग है सूत्र स्थान, जिसका संबंध किससे है, औषधि चिकित्सा से। दूसरा है निदान, निदान आप समझ रहे हैं, ट्रीटमेंट। इट डील्स विद दी पैथोलॉजिकल कंसेप्ट, जो विषाणु है, विषाणु जन्य रोग हैं, उनसे संबंध रख उसके उसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, निदान के अंदर। शरीर शरीर स्थान, इसका मतलब क्या है, जो मानव शरीर है, ह्यूमन एनाटॉमी है, उसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, शरीर स्थान में। चिकित्सा स्थानम, इसमें क्या जानकारी मिलती है, इट डील्स विद दी मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल मैनेजमेंट। जो चिकित्सा और शल्य प्रबंधन है, चिकित्सकीय और शल्य प्रबंधन है, इसके बारे में जानकारी मिलती है किसके अंदर, चिकित्सा स्थानम में। एक कल्प स्थानम है, इसमें मिलती है हमें टॉक्सिकोलॉजी, जो हमारे जहर होते हैं पॉइजन, उनके बारे में, मतलब विष विज्ञान कह सकते हैं इसको, टॉक्सिकोलॉजी को, विष विज्ञान की जानकारी कहाँ मिलती है, हिंदी कल्प स्थानम, राइट। ये कुल 5 भाग है किसके, ऑफ सुश्रुत संहिता, राइट। अभी हमने बात की थी जो सुश्रुत थे
जो हमारे भारत के पहले सर्जन थे, सुश्रुत इंड्यूस्ड एनेस्थीसिया, इन्होंने पहली बार एनेस्थीसिया का इस्तेमाल कैसे किया? थ्रू इंटॉक्सिकेंट्स लाइक वाइन, शराब, एज वेल एज हैनबेन। हैनबेन को और इनको माना कि ये एज ए क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में काम लिए जा सकते हैं। ही वॉज स्पेशलाइज्ड इन दी राइनोप्लास्टी, जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसमें उनकी विशेषज्ञता थी, एज वेल एज दी ऑप्थेल्मोलॉजी मींस कैटरेक्ट जो होता है मोतियाबिंद, उसके ट्रीटमेंट में भी इनको विशेषज्ञ नॉलेज था। राइट, चलिए आगे बात करते हैं किसकी, एक कंपनी, एयरलाइन कंपनी, जिसने डिसाइड किया दैट दे विल प्रोवाइड अ वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस फ्रॉम द परमानेंट ग्राउंड स्टाफ, कि एक ऐसी एयरलाइन जिसने स्थायी ग्राउंड स्टाफ के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की घोषणा की है। इनमें से कौन है आपको पता लगाना, देखिए इसका राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन डी, एयर इंडिया। हाल ही में क्या हुआ है कि एयर इंडिया ने बोला है ऐसे एम्प्लॉइज जो 5 साल पहले से काम कर रहे हैं वो वीआरएस ले सकते हैं, या ऐसे एम्प्लॉइज जो कि 5 साल से कम काम 5 साल से काम करते हुए 5 साल से कम टाइम हुआ है, वो ले सकते हैं वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम का लाभ। मतलब स्वैच्छिक पृथक्करण योजना है, इसका लाभ लेकर के वो इस कंपनी से अलग हो सकते हैं। ये किसने लॉन्च किया है? एयर इंडिया के द्वारा। और एयर इंडिया इसका स्वामित्व किसके पास है? देखिए 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया? प्राइवेटाइज, इसका निजीकरण कर दिया। राइट, उसके बाद से इसके ऑनर कौन है? किसी कंपनी किसके अंडर ग्रुप में है? ये टाटा ग्रुप के अंडर में, जो टाटा कंपनी है वो इसकी ऑनर है। राइट, अच्छा ये 2 टर्म होती है हमारे सामने, थोड़ा देख लेते हैं। एक होती है डिसइन्वेस्टमेंट, इससे याद आएगा एक तो होता है डिसइन्वेस्टमेंट। राइट, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। एक टर्म होती है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? इसमें होता है कि कितना गवर्नमेंट अपना स्टेक रिलीज कर रही है, सेल आउट कर रही है, मेजर डिफरेंस वही है। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि 2 तरह के हो सकता है, एक तो होता है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई राज्य सरकार किसी सरकार के द्वारा उस कंपनी में या उस संस्था में 50% से अधिक जो है वो राइट किसके पास रहे? गवर्नमेंट के पास। कोई पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोई कंपनी है जैसे लाइक एनटीपीसी है, बीपीसीएल, बीएसएनएल है, अगर इस प्रकार की कंपनी कोई घाटे में चल रही है, जैसे एयर इंडिया था, तो उसमें क्या हुआ था? उसका साफ निजीकरण किया गया था अंत में। तो क्या है, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब सरकार अपने मैनेजमेंट के राइट, कुछ राइट किसी को देती है, ऑपरेशन के राइट देती है, उसे कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, लेकिन कुछ अधिकार अपने पास रखती है। ये 2 तरह से होता है, एक तो होता है माइनॉरिटी, एक होता है मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब क्या होगा कि 50% से कम स्टेक किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट के पास। राइट, तो कहलाएगा मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। अब वहीं बात करें प्राइवेटाइजेशन की, मतलब निजीकरण की, नाम से पता पड़ रहा है कि जो ओनरशिप का अधिकार है, जो मैनेजमेंट का अधिकार है, प्रबंधन का अधिकार है, वो किसके पास जाएगा? एक प्राइवेट एंटिटी के पास, एक निजी कंपनी के पास जाएगा। किसका? ओनरशिप और मैनेजमेंट, प्रबंधन और उसके ऑपरेशन का अधिकार किसके पास जाएगा? इसमें क्या होता है प्राइवेटाइजेशन में, जो 100% स्टेक होता है, 100% भागीदारी, हिस्सेदारी होती है, वो किसको मिल जाती है? किसी प्राइवेट कंपनी को। ऐसा हमने कहां देखा है? वी हैव सीन इन द केस ऑफ एयर इंडिया। ठीक है, यहां तक क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। तो वैसे वो डिसीजन किसने लिया है? एयर इंडिया ने लिया है कि हम जो है अपने स्टाफ को वॉलंटरी वीआरएस और वीएसएस स्कीम का लाभ देना चाहते हैं। इंडिया साइंस एमओयू विद विच कंट्री टू इंप्लीमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, भारत ने किस देश के साथ एमओयू, समझौता ज्ञापन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि वहां पर सामुदायिक विकास परियोजनाएं हम इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट इज मालदीव, सेकंड इज मार्शल आइलैंड, थर्ड इज श्रीलंका, फोर्थ इज सेशल्स। ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्शल। हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, he announced that India will India will implement the 4 community development projects in the मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड कहाँ है? ये एक हमारा पैसिफिक ओशन के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर एक द्वीपीय देश है। ठीक है, वेस्ट पैसिफिक ओशन के अंदर क्या है? मार्शल आइलैंड। ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज इंडिया कंसिडर दैट इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया टू सपोर्ट मार्शल आइलैंड फॉर दियर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है,
ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है, उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो रहा है, समुद्र का जल स्तर भी, सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है। साथ ही साथ जो हमारा मरीन पोल्यूशन है, समुद्री प्रदूषण है, उससे क्या होता है, जो मरीन इकोलॉजी है, समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसके मद्देनजर क्या है, भारत सरकार ने निर्णय लिया है दैट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मार्शल आइलैंड वी विल इंप्लीमेंट द 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन दी मार्शल आइलैंड, राइट। जिस कुछ चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं, गरीबी को दूर करना और हेल्थ केयर, स्वास्थ्य, इनके संबंध में क्या है, भारत और मार्शल आइलैंड दोनों का एक संयुक्त एजेंडा होना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से एक देश की मार्शल देश की जिम्मेदारी है, वैसे ही भारत की जिम्मेदारी है उस क्षेत्र में। अब हम बात करें मार्शल आइलैंड कहाँ लोकेटेड है, तो दीज आर लोकेटेड इन दी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है उसमें ये देश स्थित है, और इसकी कैपिटल क्या है, माजुरो, माजुरो कैपिटल है इसकी, राइट। यहाँ कुछ फैक्ट दिए गए हैं, ये बड़े काम के फैक्ट हैं, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ कुछ दी गई है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, यानी द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय जो सेना के अभ्यास होते हैं, सैन्याभ्यास, उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो पहला है इंडिया सेशल्स के बारे में। सेशल्स के साथ क्या करता है इंडिया, एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करता है, जिसका नाम है लामित्य, याद रखिएगा, लामित्य नाम है किसका है, इंडिया सेशल्स का। इंडिया मालदीव्स, देखिए यहाँ नाम वही लिए गए हैं जो आपके क्वेश्चन में मेंशन है, ऑप्शन में, मालदीव, मार्शल आइलैंड, श्रीलंका और सेशल्स। तो हम इन्हीं की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ किस देश के साथ हम किस प्रकार की एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। तो इंडिया कंडक्ट दी बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विद मालदीव नेमली एक्यूवेरिन, भारत और मालदीव करते हैं एक्यूवेरिन नाम से एक्सरसाइज, एक्यूवेरिन नाम से क्या करते हैं हम, एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करते हैं। एक ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास है, ये किसके बीच में होता है, ये होता है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। इसका नाम क्या है, दोस्ती, याद रखिएगा आप, दोस्ती किसके बीच में होती है, एक कोस्ट गार्ड की जॉइंट एक्सरसाइज है ट्राइलेटरल, जिसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव की नौसेना, जो कोस्ट गार्ड जो है वो भाग लेती है। भारत श्रीलंका के बीच में क्या होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज दो होती है, मिलिट्री और नेवल, श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका में। मिलिट्री इसका नाम क्या है, मित्र शक्ति, याद रखिएगा, मिलिट्री से याद रह जाएगा मित्र शक्ति, एम और एम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेवल जो एक्सरसाइज होती है, नौसेना अभ्यास होता है, उसका नाम क्या है, स्लिनेक्स, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, याद रह जाएगा आपको, ये दो नाम है। मित्र शक्ति तो हमारी सेनाभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, और मिलिट्री एक्सरसाइज है, और नेवल एक्सरसाइज कौन सी है, इट इज स्लिनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड इंडिया लोन ऑफ रुपीज 1.5 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर का एक संस्थान ने लोन दिया भारत को टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सरकार ने लॉन्च किया था इन द ईयर 2023 विद द इनिशियल कॉर्पस ऑफ मोर देन 19,000 करोड़ रुपीज, ठीक है। 19,000 करोड़ से अधिक का एक फंड अलोकेट किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए, जिसमें कुछ लक्ष्य रखे गए हैं वर्ष 2030 तक के लिए, कि हमें कुछ टारगेट जो है 2030 तक अचीव करने हैं। की जानकारी कहाँ मिलती है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में। और आपको पता लगा ना किस संस्था ने दिया, पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सेकंड यूएनडीपी, यूएन डेवलपमेंट फंड, थर्ड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, चौथा है ब्रिक्स का है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, इट वाज फाउंडेड बाय दी फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, ब्राजील का शहर है फोर्टालेजा, उसमें घोषणा पत्र साइन किया गया था, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन इन द ईयर 2014, और ये बैंक बना था ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, जून 2023 में भी इतना ही फंड अलोकेट किया है, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है 1.5 बिलियन की। ऐसा ही इन्वेस्टमेंट 2023 में सरकार को किसने किया, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने किया है, राइट। So the World Bank has extended its a second 1.5 billion loan to India। ऐसा क्यों किया सरकार को, भारत को क्यों फंड दिया गया, उसकी वजह कि सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया था, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को प्राप्त करने के लिए सरकार ने एग्रेसिवली बहुत ही फास्ट तरीके से
हमने एफर्ट किए हैं, हमने क्या किया लास्ट टाइम, एक पॉलिसी लेकर आए, साथ ही साथ एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमने लॉन्च किया है। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव को देखते हुए कि सरकार काफी प्रोएक्टिव है इस संबंध में, तो वर्ल्ड बैंक ने हमें सेकंड लोन दिया है, कितना 1.5 बिलियन लोन दिया है, याद रखिएगा आप, किसने, वर्ल्ड बैंक ने। अब क्या है कि डेवलपमेंट क्यों हुआ इस प्रकार का, है ना, मतलब कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस तरह की मेजर, इस तरह का स्टेप क्यों लिया गया, बिकॉज इंडियाज एम्बिशियस एनर्जी ट्रांजिशन टारगेट्स, कि भारत ने क्या किया है, कुछ महत्वाकांक्षी ऊर्जा लक्ष्य रखे हैं, जिसमें क्या है, सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम जो है रीन्यूएबल एनर्जी का कितना सेटअप कर लेंगे, 500 गीगावाट, मींस द 500 गीगावाट ऑफ renewable energy capacity will be achieved by the end of year 2030. Second is India will achieve the target of net zero as mentioned in the Panchamrit goal of COP26 declared in the Glasgow summit of that by the year 2070 India will achieve a net zero target. 2070 तक भारत जो है ऐसा देश बनेगा जहां पर उत्सर्जन शून्य होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसों का, नुकसानदायक गैसों का हम क्या करेंगे, इमिशन शून्य कर देंगे, राइट। इसके संबंध में क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, लास्ट ईयर लॉन्च किया है 19,000 करोड़ रुपए के फंड से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राइट, यहां तक क्लियर। अब ऐसा करते हैं कि हमने काफी पढ़ा इस मिशन के बारे में, थोड़ा हम देख लेते हैं कि मिशन है क्या ये, व्हाट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो द नोडल मिनिस्ट्री कौन सी इसकी, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इसका इनिशियल फंड कितना है, अलोकेट किया गया है ₹19,744 करोड़ रुपीज, 19,000 करोड़ से अधिक का फंड लॉन्च इसको किया गया है, ठीक है। और इसकी जो इसके रिजल्ट है ना, कौन कौन से रिजल्ट हैं जो कि 2030 तक मिल जाएंगे, ये ऐसा सरकार का मानना है। इस मिशन के तहत क्या क्या होगा, ये काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मुझे और आई होप कि ये अगर अचीव कर लेते हैं तो हमारी जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स, हमारे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये हम अचीव आईएनडीसी को अचीव कर सकते हैं। तो पहला क्या है, दी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, क्या है कि हर साल ग्रीन हाइड्रोजन की कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे, इतनी कैपेसिटी होगी हमारी 5 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारी 5 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी हम अचीव कर लेंगे अलोंग विद दी 125 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी इन दी कंट्री, ठीक है। 2030 तक क्या होगा, ऐसा हमारी कैपेसिटी इतनी होगी कि हर साल हम 5 मिलियन मेट्रिक टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे होंगे, साथ ही साथ प्रतिवर्ष 125 गीगावाट का रीन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन वो ऐड कर रहे होंगे, किसमें, हमारे ऊर्जा क्षेत्र में। साथ ही क्या होगा, 8 लाख करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट आएगा, इससे क्या जनरेट होगी, 6 लाख जॉब्स जनरेट होगी, ठीक है। 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, 6 लाख करोड़ का, 6 लाख जो है वो जॉब्स क्रिएट होगी, 6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। देखिए जब इतना हम कुछ काम कर रहे हैं, हम क्रूड ऑयल क्यों मंगाते हैं, फॉर आवर एनर्जी नीड्स। अगर हम इतना प्रोडक्शन हम कर लेते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन हमारे पास हो जिससे कि हमारी बसेस चल सके, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चल सके, साथ ही साथ रीन्यूएबल एनर्जी को भी हम प्रोड्यूस कर पाए मास स्केल पर, तो हमारा क्या होगा, जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्टेड जीवाश्म ईंधन का आयात है उस पर भी डिपेंडेंसी, निर्भरता कम होगी, तो द डिपेंडेंस ओवर दी फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। और कितना होगा, ये होगा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए पर एनम, मतलब सालाना 1 लाख करोड़ रुपए हम किससे बचाएंगे, जो हम क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधन खरीदते हैं और देशों से उससे। साथ ही साथ क्या होगा, हम जानते हैं हमने इमिशन क्यों चलाया है, टू एलिमिनेट और टू कर्ब द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, जो हरित गैस है उनके उत्सर्जन को रोकने में, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को रोकने के लिए हम मिशन चला रहे हैं। इससे क्या होगा, सालाना 50 मिलियन मैट्रिक टन, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन का कम होगा। ये बहुत ही एम्बिशियस और अच्छा टारगेट है, सरकार ने लिया है। एज वेल एज इसका एडवांटेज क्या होगा, देखिए आपको सब पता है, आपको आइडिया लग गया होगा थोड़ा बहुत कि अगर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, मिशन लॉन्च किया गया है फॉर दी टू कॉम्बैट दी क्लाइमेट चेंज, तो इसका पहला एडवांटेज क्या होगा, जब हम इतनी बड़ी मात्रा में 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट। साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका उत्सर्जन भी कम होगा।
अब हमने बात की है कि लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा तो नई जॉब जनरेट होगी। ठीक है, हमारा क्रूड ऑयल पर जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंस है, कच्चा तेल आयात करते हैं, उस पर डिपेंडेंस हमारी कम हो जाएगी। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, राइट। द डीकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल मोबिलिटी एज वेल एज एनर्जी सेक्टर, जो ऊर्जा क्षेत्र है हमारा, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र है, परिवहन क्षेत्र है, इसके अंदर क्या होगा, हमारी जो जो कार्बन का उत्सर्जन होता है CO2 गैस का, वो भी हमारा कम हो जाएगा। एज वेल एज दी रिडक्शन इन द डिपेंडेंस ओवर इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो जीवाश्म ईंधन का आयात करते हैं उस पर डिपेंडेंस, हमारी निर्भरता है, वो कम हो जाएगी। इसमें मतलब रिड्यूस कर देंगे, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और क्या होगा, अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को डेवलप करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं तो क्या होगा, जो स्वदेशी तकनीक है उसका विकास भी हम कर पाएंगे। इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। और एक कल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, वो था कि धनुष नाम से, देखिए ये धनुष जो है, ये प्रोजेक्ट नहीं है, इट इज एन ऑपरेशन, ऑपरेशन धनुष। कल शायद मैंने इसको प्रोजेक्ट धनुष कहा होगा। ये क्या हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया जाने वाला एंटी टेरर ड्राइव है। इसमें के तहत क्या हो रहा है, जो ऐसे इलीगल इलीगल वे में जो लोग आए हैं और इन्फिल्ट्रेट करके भारत के टेरिटरी में और वो टेरर एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना किसका काम है, इंडियन मिलिट्री का। और उन्होंने लॉन्च किया है ऑपरेशन धनुष। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन धनुष किसका है, भारतीय सेना का, राइट। ये आप याद कर लीजिएगा। आई होप कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है करंट अफेयर वो पसंद आ रहा होगा। किसी प्रकार का सुझाव है, कोई प्रश्न है, आप चाहते हैं कोई टॉपिक इसमें इंक्लूड करें करंट अफेयर क्लासरूम में, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिएगा। और तब तक अगली क्लास हम कर लेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड, और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करिए। मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।